नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि साजिश करने वाले साजिश करते रहते हैं, लेकिन जिन्हें आगे बढ़ना है वो आगे बढ़ते जाते हैं। और शायद इसीलिए मोदी सरकार का ये जो ऑपरेशन ईडी है, जेल भेजने का विपक्षी नेताओं का, कहीं ना कहीं नाकाम होता दिखा। और जो विपक्ष है, विपक्षी नेता है, इस डर के आगे से बढ़कर एक छतरी के नीचे सब इकट्ठा हो गए। और इकट्ठा ही नहीं हुए, 12 जुलाई को शिमला में 350 सीटों पर एक साथ लड़ने की रणनीति बनाने जा रहे हैं। और शायद इससे बुरी खबर मोदी और शाह के लिए पिछले 9 वर्षों में और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि 350 सीटों पर विपक्ष का एक साथ लड़ने का मतलब है मोदी की हार। अब दोस्तों, ये जो 350 सीटों या 400 सीटों पर यूनाइटेड अपोजिशन के लड़ने का ये जो फार्मूला है, दरअसल ये फार्मूला इस देश के 2 बड़े सीनियर लीडर, या यूं कहूं 2 धुरंधर नेताओं ने तैयार किया, शरद पवार और सीताराम येचुरी। शरद पवार एनसीपी के किंग और सीताराम येचुरी किंग ऑफ लेफ्ट। इन दोनों ने ये फार्मूला तैयार किया और इनका ये मानना है कि लोकसभा में आज की तारीख में 543 सीटें, 543 सीट्स हैं। इसमें से 328 सीटें आज की तारीख में मोदी के पास हैं, अपोजिशन के पास 210 सीटें। अब इन दोनों का ये मानना है, ओरिजिनल जो इनका फार्मूला है, कि अगर 300 से ज़्यादा सीटें, या यूं कहें 350 प्लस सीट्स, अगर इस पर यूनाइटेड अपोजिशन यानी सारा विपक्ष एक हो जाता है और 1 on 1, इधर अपोजिशन इधर मोदी, इधर अपोजिशन इधर बीजेपी, अगर इस तरह की लड़ाई होती है तो आंकड़े गवाह रहेंगे, आंकड़े स्टैटिस्टिक्स गवाह रहेंगे कि फिर मोदी की जीत नामुमकिन है। अगर ये 400 सीटों पे 350 सीटों पर वाकई मोदी बीजेपी की घेराबंदी हो गई, तब आपको रिजल्ट क्या दिखता है, मैं वो जानना चाह रहा हूं। रिजल्ट साफ दिखता है कि वो तब एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनेगी, एक कोएलिशन सरकार बनेगी। उस माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूं सर, माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूं। आपका मतलब ये कि अगर 350 से ज्यादा सीटों पर 1 on 1 हुआ तो आपका ये कहना है कि मोदी हार जाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी इलैबोरेट करेंगे सर? उनकी बहुमत वाली सरकार नहीं बन पाएगी। अब दोस्तों, सीताराम येचुरी के कई खुलासे आज आप सुनेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके एक एक लफ्ज़ पर आज आपको जोर देना होगा, क्योंकि कहीं वो केजरीवाल की बात कर रहे हैं कि केजरीवाल क्यों रूठे, क्यों चले गए, और केजरीवाल को कैसे मनाया जा सकता है, और केजरीवाल को वापस लाना ज़रूरी है, और केजरीवाल 12 जुलाई को शिमला की अगली बैठक में क्यों जाएंगे, क्यों उनको मनाया जाएगा। येचुरी ये भी मानते हैं कि मायावती जो है, मायावती के बिना यूपी की जो गणित है वो सधेगी नहीं, और इसलिए मायावती से भी वो बात करना चाहते हैं और वो मायावती को कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश करेंगे। सीताराम येचुरी और शरद पवार और नीतीश कुमार, ये तीनों लोग वो नेता थे जिन्होंने, मैं कहूँगा, कई महीनों पहले इस विपक्षी एकता को आप कह सकते हैं स्टार्ट किया, और उसके बाद उसमें राहुल गांधी की सहमति हुई, खड़गे की सहमति हुई, ममता बनर्जी आई। उसके बाद आपने नीतीश कुमार को देखा कि नीतीश कुमार फिर देश भर में गए, सबको मनाया, और ओरिजिनली ये जो इन तीनों का जो आइडिया था वो अब कामयाब होता हुआ दिख रहा है। और शायद इसीलिए जो घबराहट है वो अमित शाह और मोदी को है। अब सीताराम येचुरी ने कई फॉर्मूले दिए हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि सीताराम येचुरी की बात सभी लोग सुनते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे हो, चाहे नीतीश कुमार हो, यहाँ तक कि इस बार तो ममता भी सीताराम येचुरी की, जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से जानी दुश्मन है बंगाल में, वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं सहज रही सीताराम येचुरी को लेकर। और कुल मिलाकर ये ईडी और सीबीआई का जो प्रेशर है, या जो मोदी सरकार का ये जो दबाव है, या जनता का जो दबाव है, ये मजबूर कर रहा है इन विपक्षी नेताओं को एक होने के लिए। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरह ये एक साथ रहेंगे, क्या एक साथ रहेंगे ये 2024 तक, बिखरेंगे नहीं, और अगर एक साथ रहेंगे तो क्या इनका दायरा बढ़ेगा, क्या बाकी और जो नेता हैं
नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी या केसीआर, ये आखिरी 2 महीनों में या चुनाव के वक्त क्या ये भी साथ आ सकते हैं, इस छतरी के नीचे आ सकते हैं? क्या मायावती आ सकती? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका बहुत बोल्डली सीताराम येचुरी ने आज जवाब दिया। और ये एक ऐसा इंटरव्यू है जो आपको सीधे सीधे उस तह के अंदर ले जाएगा जहां पर मोदी को हराने की रणनीति बन रही है, व्यूह रचना रची जा रही है। मेरा पहला सवाल येचुरी साहब ये है, पटना में आप थे और उस मीटिंग में आप थे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उस मीटिंग के पीछे, पर्दे के पीछे जो लोगों को जोड़ने की कवायद हो रही थी उसमें भी आप थे। लेकिन आपको लगता है कि ये जो यूनिटी बनी है, ये जो एकता बनी है, जिसके परिणाम हो सकता है देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छे हो, लेकिन क्या ये यूनिटी 2024 के मतदान तक, जब वोट जाएगा, ये तब तक यूनिटी रहेगी? इसकी कोई गारंटी आज आप देंगे दर्शकों को? देखिए, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता किसी के बारे में, लेकिन ये प्रयास यही है और हम चाहते कि ये यूनिटी रहे एक मुख्य मकसद के लिए कि देश का जो चरित्र है, जो हमारे गणराज्य का जो चरित्र है, जो एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य है, उस चरित्र को बचाना है, उसको मजबूत करना है। आज ये लक्ष्य है और इसलिए हम चाहते हैं कि सभी विपक्षी पार्टियों के अंदर आज ये एक किस्म की कमिटमेंट है। जी, कमिटमेंट है। मतलब आपको पटना में जहां उद्धव ठाकरे थे, शरद पवार थे, ममता बनर्जी थी, अखिलेश यादव थे, राहुल गांधी थे, केजरीवाल भी थे और भी बहुत लोग थे, आपको उनसे बातचीत करके, उनके साथ 3-4 घंटे बैठ के आपको ये लगता है कि ये सब लोग कमिटेड हैं, ये सब लोग आज की तारीख में वाकई इस सत्ता से लड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार है? आपको लगता है कि दे आर कमिटेड? कमिटमेंट तो है कि देश की ये जो कैरेक्टर है एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की, उसको बचाना है, संविधान को बचाना है, ये कमिटमेंट है। लेकिन इसको हासिल कैसे करेंगे, ये है इंपॉर्टेंट बात। जो आप भी सवाल जो पूछ रहे हैं, क्या 2024 तक ये डटा रहेगा, ये एकता रहेगा, वो इसी पे निर्भर करेगा कि हासिल करने के लिए हम कौन से कदम उठा रहे हैं। एक चीज और, आप और शरद पवार 2 पुराने खिलाड़ी हैं इस वक्त इस विपक्ष में। एक्सपीरियंस अगर हम देखें और आपका ब्रिलियंस अगर देखें, और आप दोनों ने एक फॉर्मूला दिया कि साहब अगर हम 1-on-1 बीजेपी को लेते हैं, अगर सब लोग अपने अपने राज्य में बीजेपी की घेराबंदी करते हैं, बीजेपी के खिलाफ अपने अपने राज्य में एक उम्मीदवार लड़ता है बीजेपी से, यानी जो सबसे मजबूत है विपक्ष का, तो ये जो 1-on-1 फॉर्मूला है, अगर 350 सीटों से ज्यादा, ऐसा लग रहा है मुझे कि 350 सीटों से ज्यादा पर अगर ये अरेंजमेंट होता है, तो अगर ये अरेंजमेंट हुआ, 1-on-1 हुआ, जो आपका फॉर्मूला है, आपको लगता है कि फिर कुछ हम एक बड़ा नतीजा देख सकते हैं? क्या फिर मोदी को हराया जा सकता है? देखिए, इसके अंदर देखिए, ये 1-on-1 का तभी संभव हो पाएगा। इसके लिए एक मिनट में मैं ये बताऊं कि हमारे सुझाव क्या थे जो हमने रखा, कैसे हम इसको हासिल कर पाएंगे। पहली बात तो ये है कि लोगों के अंदर ये एक विश्वास पैदा करना जरूरी है कि हम सब इकट्ठा हैं। तो इसके लिए पहले फेज में हमारा ये कहना है, जो मेरे हिसाब से माने हैं वहां पे लोग, कि राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य सवालों के ऊपर, जैसे आज जो जिस तरीके से एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हुए देश के संवैधानिक व्यवस्था को ही ध्वस्त करने की जो कोशिश हो रही है, उस सवाल को लेकर ऐसे ही कई सारे मुद्दे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो दुरुपयोग हो रहा है आपका ईडी और सीबीआई का, इन सभी सवालों के ऊपर एक राष्ट्रीय अभियान पे हम सब लोग मिलके उतरे। ये पहली बात। दूसरी, जी, लोगों की रोजमर्रा जिंदगी के कई सारे समस्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और जिंदा रहने के लिए उनको जो व्यवस्था चाहिए उसके अंदर भी भारी कटौतियां हो रही है, रेगा के अंदर कटौती हो रही है। इन सवालों पे विरोध प्रदर्शनों में उतरे पूरे देश भर में, अलग अलग प्रांतों में। तीसरा, अभी से बैठे हर राज्य में परिस्थिति अलग अलग है, और ये अलग अलग परिस्थितियों के चलते हुए हर राज्य के अंदर हम लोग सब बैठे जो है उन राज्यों में हम बैठकर ये सीट एडजस्टमेंट्स की बातचीत शुरू करें, और ये सिलसिला
समझते हैं कि क्योंकि हर राज्य के अंदर परिस्थितियां, ठोस परिस्थितियां अलग अलग है। तो ये है येचुरी साहब, तीन कदम जी, हमने सही किए। येचुरी साहब, ये कदम आपके जो आपने बताया है, जो आपने सुझाव दिया सारे विपक्ष को, और क्योंकि आप सीनियर मोस्ट, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर हैं, आपकी बात मानी जाती है, राहुल गांधी भी आपकी बात मानते हैं, सोनिया मानती हैं, अखिलेश मानते हैं, नीतीश मानते हैं, सभी आपकी बात मानते हैं, ऐसा नहीं है। पुराने सुरजीत जो थे वो उन दिनों को आपने फिर से जिंदा किया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल ये है कि जितनी राजनीति आपने समझी है, हमारी तो उतनी उम्र नहीं जितनी आपने राजनीति को समझा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ये 350 सीटों पर या 400 सीटों पर, सर एक सवाल कर रहा हूं हाइपोथेटिकल, अगर ये 400 सीटों पे 350 सीटों पर वाकई मोदी बीजेपी की घेराबंदी हो गई, तब आपको रिजल्ट क्या दिखता है? मैं वो जानना चाह रहा हूं। रिजल्ट साफ दिखता है कि वो तब एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनेगी, एक कोएलिशन सरकार बनेगी। उस माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूं सर, माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूं। आपका मतलब ये कि अगर 350 से ज्यादा सीटों पर 1 on 1 हुआ तो आपका ये कहना है कि मोदी हार जाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी थोड़ा इलेबोरेट करेंगे सर? उनकी बहुमत वाली सरकार नहीं बन पाएगी अगर नहीं बन सकती। 350 सीटों पे ये जरा 1 to 1 का जो एग्रीमेंट है वो 300 पे भी आ गया है, 300 पे भी आएगा, मुश्किल, तब बड़ा मुश्किल होगा। मतलब मुझे लगता है कि आप उस वोट शेयर की तरफ इशारा कर रहे हैं जहां पर मोदी को पिछली बार बीजेपी को 37% के आसपास मिला और रेस्ट ऑफ द पार्टीज को 63% मिला। मेरे ख्याल आप उस फॉर्मूले की भी बात कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। वो भी एक बात है। दूसरी बात यह है कि परिस्थिति भी बदले हैं पिछले चुनाव से। आप देखे हैं अभी हाल में कर्नाटक में जो हुआ, वहां पे लोगों के अंदर ये आक्रोश। देखिए, हर समय देश की राजनीति में जो अनुभव हमारी है, ये जो विपक्षी एकता होता है वो नेता बैठ के बातचीत करने से ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है विपक्षी एकता पे, वो पड़ता है लोगों की दबाव नीचे से। पब्लिक चाहती है, पब्लिक की दबाव नीचे से। इसी तरीके से जनता पार्टी बना, इमरजेंसी को हरा पाया। इसी तरीके से देश के अंदर फिर से गणतंत्र को पुनर्स्थापना हुई। मैं कई सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि एक थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल पूछूं, एक बाउंसर फेंकूं। हालांकि आप टेनिस के प्लेयर हैं, क्रिकेटर नहीं है। एक बाउंसर डालना चाह रहा हूं और मुझे लगेगा आप उस पर खेलेंगे। केजरीवाल साहब, आप जिस महफिल में थे पटना में, उस महफिल में केजरीवाल साहब भी थे। केजरीवाल साहब सुनते हैं नाराज हो गए। उन्होंने कहा कांग्रेस से कि भाई अभी आप इस पर साइन करिए, आप कुछ बोलिए ऑर्डिनेंस पे। उस पे कांग्रेस तैयार नहीं थी। बाकी भी जो आपके साथी थे वो भी थोड़ा सा नाराज हुए। आपने भी समझाने की कोशिश की होगी। बहरहाल केजरीवाल थोड़ा सा नाराज हो गए, रूठ गए और वो वहां से चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे नहीं। मेरा सवाल ये है कि ऐसा सीनियर मोस्ट पर्सन, आप एक गार्जियन के रोल में भी हैं इस विपक्ष की यूनिटी के। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या केजरीवाल को मनाया जा सकता है? क्योंकि अगर एक साथी अलग हो जा रहा है तो मैसेज तो ठीक नहीं जाएगा येचुरी साहब। तो क्या मनाने की कोशिश हो रही है और क्या शिमला में आएंगे केजरीवाल? अब आप देखिए, वो उन पे निर्भर है, लेकिन हम चाहते वो आए। हम चाहते आप जो है साथ में रहे। और ये भी है बात कि जहां तक दिल्ली का ऑर्डिनेंस का सवाल है, वहां पे बाकी जितने 14 पार्टी थे, सभी लोगों ने कहा पार्लियामेंट के अंदर इसके विरोध में वोट डालेंगे। अब ऐसी परिस्थिति पे उस मीटिंग का एजेंडा पटने में वो ये था कि विपक्षी एकता की बात थी। वहां पे बाकी सवाल ले आना, बहुत सारे लोगों ने, शायद सभी ने यही समझा कि उचित नहीं है, क्योंकि मणिपुर चल रहा है, उसके बारे में बोले। अब ये दिल्ली ऑर्डिनेंस की एक सवाल है, कई सारे बातें हैं। और मोदी साहब विदेश में थे, वहां पे जो बातें हो रही थी, मतलब उसके बारे में, इन सब बातों पे हम गए नहीं, क्योंकि एजेंडा को हम जो है डाइवर्ट नहीं होना चाहते। लेकिन हमारी मतलब अपील अभी भी है अरविंद केजरीवाल जी से, अच्छे मित्र है हमारे क्या मतलब अपील अभी भी है कि साथ चले। आज देश को बचाना है, वो है सबसे बड़ा लक्ष्य। नहीं, तो आपका ये कहना है कि आप जो केजरीवाल साहब की जो डिमांड है ऑर्डिनेंस पर, तो आप लोग सब सपोर्ट करने को तैयार हैं उनको? जी, वहां पे तो हमने तो बिना पूछे हमने तो उसका खंडन किया। बिना हमसे कोई कहे हम सड़कों पे उतरे, हमारे लोग उसके विरोध में दिल्ली के अंदर। तो ये भाई, जो भी हमारे देश के संविधान को, जनतांत्रिक व्यवस्था को बरकरार रखना चाहता है,
वो इस ऑर्डिनेंस के साथ नहीं जा सकता है, स्वाभाविक। तो आपको लगता है कांग्रेस भी उस ऑर्डिनेंस पर केजरीवाल का साथ देगी, आपको ऐसी उम्मीद है? नहीं, उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ वोट डालेगी वोट, ये मतलब हमारा- अगेंस्ट जाएगी। तो फिर अगर मसला जब जब कांग्रेस और आप कह रहे हैं कि साहब हम सब जो है वो केजरीवाल के साथ जाने को तैयार है, तो फिर मसला फिर क्या है? फिर तो येचुरी साहब एक फोन घुमाइए और उनको नाराज साथी को मना लीजिए आप। नहीं, वो हम ये इसलिए तो अपील कर रहे हैं उनसे कि भाई अब सब मिलकर हमें रहना चाहिए, और मेरे ख्याल से वो भी मानेंगे बात को। मानेंगे। येचुरी साहब, एक सवाल और पूछ रहा हूँ, हालांकि आपसे बहुत कंसर्न नहीं है क्योंकि आप बंगाल में फोकस रहते हैं, केरल में फोकस रहते हैं, साउथ में फोकस रहता है आपका, बिहार में रहता है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जहां कभी आपकी पार्टी बड़ी मजबूत हुआ करती थी, एक समय था। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, और उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जो है वो लंदन में थे, वो आना तो चाहते थे लेकिन आए नहीं। हालांकि वो मोदी के साथ जयंत चौधरी नहीं जा रहे, लेकिन मुझे ऐसा पता लगा कि जयंत चौधरी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बिगर अलायंस बने, जिसमें अखिलेश भी रहे, जयंत चौधरी भी रहे, एक आध छोटी पार्टी भी रहे, उसमें कांग्रेस भी शामिल हो जाए, और जब बारात आगे चले तो मायावती भी आए उसमें। इस तरह की जयंत चाहते हैं थोड़ा, लेकिन अखिलेश ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा डिसाइड नहीं कर पा रहे। अखिलेश यादव मीटिंग में तो थे, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश जहां से 80 सीटें हैं और योगी और मोदी बहुत मजबूत खड़े हैं, जो भी उनका एजेंडा जो भी हो यूपी में, लेकिन मजबूत है जमीन पर। पिछली बार 2014 में 70 से ज्यादा सीटें ली, 2019 में 60 से ज्यादा सीटें ली, 62 + 2 64, और इस बार फिर बीजेपी ने और खासकर योगी ने कहा है मिशन 80। तो यूपी में क्या, मेरा आपसे कहना है कि मायावती को आप लोग साथ लाएंगे? क्या अखिलेश को मनाएंगे कि भैया एक बड़ा अलायंस बना लो, एक महागठबंधन यहां भी बना लो? आज हम समझते हैं कि आज हम सबको इकट्ठा होना जरूरी है, वरना जिस भारत को हम इस संवैधानिक व्यवस्था जो हम मानकर चलते हैं उसको संरक्षण करना आज बहुत ही अनिवार्य है, उसका संरक्षण करना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सब आए, लेकिन अब ठोस रूप से बातचीतें शुरू होगी हर प्रांत में, यूपी में भी होगी निश्चित रूप से। आपकी कभी मायावती से बात हुई या कभी बात होती है क्या? आप एक भाई, आप विपक्ष के एक बड़े नेता हैं, क्या आप मायावती जी को से कह सकते हैं ऐसा कुछ, आप जनता को कुछ बताना चाहें कि भाई मायावती से अगर आपकी बात होती है तो? हाल में बात हुई नहीं, लेकिन हम चाहते हैं, और ये हमारी अपील है उनको, वो भी जानते हैं कि हम चाहते हैं कि भाई आज सबसे बड़ी प्राथमिकता आज यही है कि इस धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य का संरक्षण करना, और इसलिए हम चाहते हैं, उनसे भी अपील है कि आइए हाथ बढ़ाइए सब। क्या जरूरत पड़ी तो मायावती से आप फिर से सलाम दुआ शुरू कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी और आप अप्रोच कर सकते हैं उनको? जरूरत पड़ी तो आज इस काम के लिए कोई अछूत नहीं है, सिर्फ सांप्रदायिक पार्टियां और जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और तेज करना चाहते हैं उनको। लेकिन येचुरी साहब, ममता दीदी ने तो, आप जब मैं मीटिंग में देख रहा था, सुन रहा था, उन्होंने बड़ा आपका एहतराम किया, बड़ा मतलब इज्जत से सबका नाम लिया, और बहुत ही पोलाइट वो उन्होंने, उनका जो वक्तव्य था, स्टेटमेंट, वो भी बहुत अच्छा था सबको साथ। तो क्या ममता भी इस वक्त प्रेशर में लगती हैं मोदी के, सीबीआई के, ईडी के, और जिस तरह से इस सिस्टम को तोड़ा जा रहा है, क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि इस दबाव में सब लोग एक घाट पर आ जाएं, एक छतरी के नीचे आ जाएं? बंगाल में भी क्या ऐसा हो सकता है कुछ? नहीं, बंगाल में तो कहा, एक तरफ से वहां पे तो बड़ी, दोनों तरफ से हम भी और वो भी, मतलब बड़ी इज्जत के साथ हम पेश आए, लेकिन हमारा एक कॉमरेड की हत्या हुई उसी दिन बंगाल के पंचायत चुनाव में, इसके बावजूद हम वहां पे बैठे रहे क्योंकि देश की हित की बात जी, और हम चाहते हैं कि यही हित को बाकी लोग भी समझे। अब कितनी दूर तक चलेंगे साथ में जी, वो उन पर निर्भर करेंगे। चलिए, खैर ये बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन था, मुझे लगा कि अब क्योंकि शिमला में आप लोगों की फिर बातचीत होगी, मैं एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आप सबसे मिलते जुलते रहते हैं और विट एंड ह्यूमर भी है सब में। राहुल गांधी से आपकी बातचीत जरूर होती होगी, ऐसा हो नहीं सकता है। राहुल गांधी को आप इतने दिनों से, इतने बरसों से देख रहे हैं, उनसे बातचीत आपकी होती, सोनिया गांधी से होती। राहुल गांधी आपको
भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनके जो भाषण हैं, अमेरिका में जो भाषण दिया, जिस तरह से उनको भीड़ फॉलो करी, राहुल गांधी को आप आज की तारीख में कैसे असेस करते हैं? कितना मैच्योर आपको वो दिखते हैं? पहले से कितना परिवर्तन दिखता है राहुल गांधी में आपको? देखिए, निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा के चलते हुए बहुत कुछ राहुल जी ने भी सीखा खुद व्यक्तिगत तरीके से, और जिन सवालों को वो उठा रहे हैं वो हम समझते हैं कि और ज्यादा प्रासंगिक है आज। और हम समझते हैं कि राहुल गांधी क्या ये अनुभव जो रहा व्यक्तिगत उनका भारत जोड़ो यात्रा में, उसका प्रभाव जरूर उनके ऊपर पड़ा, उनके विचारों पर भी पड़ा। जिस तरह से राहुल गांधी को जिस तरह से एक मानहानि के मामले में, क्योंकि उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी, इन सबको जिक्र करते हुए एक रैली में कह दिया था कि सारे मोदी चोर होते हैं। उसके बाद मानहानि का मुकदमा हुआ, फिर अचानक देखा कि वो मुकदमा फिर से जो है उसको एक्टिवेट किया गया, एक पर्टिकुलर टाइमिंग थी एक्टिवेट करने की, और फिर 2 साल की मैक्सिमम सजा हो गई, जो आज तक जब से ये कानून बना है ये दूसरा एग्जाम्पल है। आपको लगता है कि मोदी और अमित शाह ने वाकई ज्यादती करी? आपको लगता है कि इसके पीछे जिस तरह से गुजरात में जुडिशरी प्रेशर में है, सिस्टम प्रेशर में, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को टारगेट किया गया और जिस तरह से लोकसभा से बाहर कर दिया उनको? ये भाई, ये जो क्रिमिनल डिफॉर्मेशन का रूट जो अपनाया भाजपा ने, हम समझते हैं कि ये गैर मतलब जनतांत्रिक है, अनडेमोक्रेटिक है, और ये गलत हो रहा है। आप करिए वहां पे काम, क्योंकि उनका जो कहना है, रिकॉर्डिंग जो उन्होंने नहीं, मीडिया में भी दिखाया, सोशल मीडिया में भी दिखाया, ये कहीं नहीं कहा कि सभी मतलब मोदी जो मोदी है, तीनों के नाम लेकर बोले कि ये है, इन तीनों के नाम पे मोदी है, जो भी बोला उन्होंने। हमारा उसके बारे में कोई ना सपोर्ट में ना अपोजिशन में, लेकिन सवाल ये क्रिमिनल डिफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना, वो रूट, ताकि किसी को, प्रतिद्वंदी को आप जो है मैदान से हटाने की बात, वो हम समझते हैं कि राजनीति में वो ठीक नहीं है बात, वो अनडेमोक्रेटिक। जी, जाइए लोगों के पास, लोगों को तय करने दीजिए कौन सही है कौन नहीं। ये सीरी साहब, एक सिचुएशन और आ रही है, अगर मैं अब जमीनी हकीकत की तरफ आऊं, जमीनी सच पर आऊं, ग्राउंड रियलिटीज, मोदी और अमित शाह के दौर में ऐसा सुनने में आ रहा है कि कई विपक्ष के नेता, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, इनको 13 जून को नोटिस मिला था ईडी का। फिर लालू के बेटे तेजस्वी जो डिप्टी सीएम है, इनका 25 मार्च को इंट्रोगेशन हुआ। केजरीवाल 16 अप्रैल को 9 घंटे सीबीआई ने पूछताछ करी। फिर केसीआर की बेटी कविता है, फिर स्टालिन का भी घेराव हो रहा है। राहुल गांधी को पहले से ही ईडी ने एक मुकदमे में, मामले में फंसा रखा है, और उनको वैसे भी डिफेमेशन केस में उनको सजा हो गई है। अगर इस तरह का रुख रहा, मोदी और शाह कई बड़े नेताओं को जेल भेज देते हैं, केजरीवाल को जेल भेज देते हैं, अभिषेक बनर्जी को जेल भेज देते हैं, और भी कई नेताओं को, उद्धव ठाकरे किसी पार्टी के बड़े लीडर को जेल भेज देते हैं, तो फिर क्या विपक्ष की एकता में टूट पड़ेगी? क्या विपक्षी एकता बिखर सकती है अगर कई बड़े नेता जेल भेज दिए? या आपको यह लगता है कि इट इज टू लेट, इट विल बूमरैंग? आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सभी ने ये कहा, और हम तो कहते ही आ रहे हैं पहले दिन से, कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है विपक्ष को टारगेट करने में। सवाल ये उठता है उनके तरफ से कि अगर कोई गलत काम किए तो क्या आपको सजा नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर गलत किया तो 5,500 से ज्यादा ईडी ने केसेस फाइल की। कन्विक्शन कितना है भाई उसमें से सिर्फ 25 केस कोर्ट तक पहुंच पाए, और उनमें से 23 में कन्विक्शन हुई, यानी कन्विक्शन रेट है 0.5% से कम। और 0.5% से कम कन्विक्शन का मतलब है ऑपोजिशन को टारगेट करने के अलावा क्या है, ये हथियार है। टारगेट करिए, कोर्ट आपको रिहा करेगी, लेकिन तब तक आप सजा भुगताए हो। तो अब ये इस तरीके से वो डरा कर या दबाव डालकर विपक्षी पार्टी नेताओं के ऊपर वो चाहते हैं कि वो विपक्षी ना रहे, मतलब, या जो भी उनकी ये कोशिश, इस दबाव में कई सारे लोगों को वो अपने तरफ भी खींच लिया है, लेकिन ये अलग बात। लेकिन अब हम समझते हैं कि इसका लोग सब देख चुके हैं कैसे दुरुपयोग हो रहा है। जी, येचुरी साहब, 2014 में मोदी का जो ब्रांड था, या 2019 में जो ब्रांड था,
आपको लगता है कि आज की तारीख में वो मोदी मोदी नहीं रहे और मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है? मोदी जिस तरह से हिमाचल हारे, कर्नाटक हारे बहुत बुरी तरह से, कई बाई इलेक्शंस में उनकी हार हुई है, यहाँ तक यूपी में भी उनकी हार हुई है और महाराष्ट्र में तो वो हर चुनाव हार रहे हैं। तो ये जो लगातार हार मिल रही, सिर्फ गुजरात एक एक्सेप्शन है। और आज की तारीख में अगर हम मानचित्र उठा के देखें, जो बीजेपी का पॉलिटिकल मैप उठा के देखें, तो वो बहुत सिमट गया है। उसमें सिर्फ आप कह सकते हैं गुजरात, आसाम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 3-4 राज्य ऐसे हैं जहां उनकी मेजॉरिटी है। बाकी कहीं तोड़फोड़ की सरकार है, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश आप कह लीजिए, और हरियाणा में साझे की सरकार चल रही है। क्या ब्रांड मोदी अब डाइल्यूट हो गया है एंड दिस इलेक्शन ऑफ 2024 would be very very difficult for Mr. Modi? It will be more difficult than 19 and 14. That is क्यों? for definite. That is for definite. जो आप ही कह रहे हैं उसी बात पे एंटी इनकम्बेंसी चल रही है और कई सारे बातें लोग जो है देख चुके हैं। उसका असर जो लोगों पे पहले जो प्रभाव था, गलतफहमी थी, वो गलतफहमियां पूरे दूर हो रहे। अब आप रोजमर्रा आपकी जिंदगी की हालत ही देख लीजिए। आप क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा आज बेरोजगारी देश में। बेरोजगारी जब बढ़ रही है, मनरेगा के लिए जो आपकी जो एलोकेशन है उसके अंदर भारी कटौती, और ये आधार कार्ड के साथ जो लिंक कर दिया मनरेगा में पार्टिसिपेट करने की, उसके चलते हुए कई सारे लोगों को जो काम कर चुके हैं उनको अपना वेतन नहीं मिल रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है। अब देश के अंदर आप समझ लीजिए, अगर 1% अपनी सबसे अमीर आबादी के हाथ में, 40% से ज्यादा देश के अंदर जो धन पैदा हुआ है वो उनके हाथ पहुंचे, और नीचे के 50% लोगों के हाथ में सिर्फ 3% वो धन पहुंचे, तो असमानता किस हद तक बढ़ती जा रही है? गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अब किस हद तक लोग सहेंगे भाई? ये भी ये वास्तविकता उनको रोज जिंदा रहना है ना। नारों के आधार पर, जज्बात के आधार पर तो जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर जिंदा रहना है तो अब ये नीतियां बदलनी है तो ये सरकार को बदलना है। आखिरी 2 क्वेश्चंस हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर 2024 के बाद एक सिचुएशन ऐसी आती है कि विपक्ष को कुछ और सीटों की जरूरत हुई, तो क्या नवीन पटनायक, वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, या कुछ एक आध और, केसीआर, ये जो 3 बड़े नेता हैं, क्या ये आपके साथ आ सकते हैं? नवीन पटनायक, केसीआर, जो अभी तक काफी मुखर थे मोदी के, बल अब थोड़ा आजकल साइलेंट है, तो क्या केसीआर, नवीन पटनायक जैसे लोग, जगन मोहन रेड्डी जैसे लोग भी आपके साथ आ सकते हैं? बिल्कुल, एक बार ये डर का ये खतरा हट जाता है तो आप देखिएगा ये सभी नेता है, ये सभी पार्टियां, आप समझते हैं इसी संविधान पे शपथ लेकर वो जो है अपनी मंत्रिमंडल में है, अपनी सरकार में है। इस संविधान की रक्षा के लिए वो जरूर आएगी, लेकिन अब ये डर का माहौल पहले हटाइए, और वो जो हटने की संभावना नजर आएगी, जरूर वो आएगी। येचुरी साहब, चलते चलते एक सवाल ये, अमित शाह ने कहा अपनी रैली में, ये तो साहब फोटो अपॉर्चुनिटी थी, एक फोटो ऑप था जो मीटिंग हुई, तस्वीरें खिंचाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, और अमित शाह ने ये भी कहा कि भाई ये तो ऐसी बारात है जिसमें तो दूल्हा तो है नहीं। तो आप लोग क्या वाकई एक ऐसी बारात लेके चल रहे हैं जिसमें कोई दूल्हा नहीं है? तो ये दूल्हा कैसे तय होगा? दूल्हा आम आदमी है देश का, ऐसे नहीं है जो को दिन में 10-10 बार कपड़े बदलते रहे। हमारा दूल्हा है आम आदमी जो हमारे खेतों में आज अनाज पैदा कर रहा है ताकि हम और आप जिंदा रहे। हमारे मजदूर जो उनकी मेहनत से इस देश को बना रहे हैं ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो। नहीं, वो अमित शाह कह रहे हैं, वो जो दूल्हा जो शपथ लेगा वो कौन है? प्रधानमंत्री कौन? वो दूल्हा उसे कह रहे हैं दूल्हा आपकी तरफ से। वक्त जब आएगा प्रधानमंत्री आएगा। वाजपेयी साहब से बड़े नेता उस समय कोई थे नहीं देश में, उनके सामने एक दूल्हा आया ना जी, 5 साल नहीं 10 साल तक वो रहे ना जी, तो जी, वो आएंगे, वक्त आएगा तो दूल्हा तो आएगा। चलिए साहब, आपने कहा कि वक्त आएगा तो दूल्हा भी आएगा, और इसका मतलब दूल्हा आपकी नजर में है।
चलिए, बारात जब आगे आगे बढ़ती है, मुझे लगता है कि शिमला के बाद एक बार फिर से आपसे बात होगी, और शिमला में आप लोग 12 जुलाई को फिर से बैठने जा रहे हैं, और आपने कहा कि सीट एडजस्टमेंट आप करेंगे। बहुत कुछ आपने आज बताया, और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं अपने ऑडियंस की तरफ से कि आप आए, और हमेशा की तरह आप खुलकर बोलते हैं बिना लाग लपेट के। थैंक यू सो मच येचुरी साहब फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम।